अस्सलाम वालेकुम बाजिद, क्या हाल है आपके? शब लगाए। अल्लाह का शुक्र। मेरे साथ अली ने दुबई से ज्वाइन किया है। ये भी एक बहुत ही कीन क्रिकेट ऑब्जर्वर हैं और इनफैक्ट इमर्जिंग टीम्स में सिंगापुर को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। आज से पिछले जमाने में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे। सही है। शुक्रिया। सिंगापुर में के हेड तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब जो है साथ जंजुआ, शायद अली भाई उनके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। जी वासिद, उनके साथ खेला भी हूँ और वो हमारे कोच भी होते थे। सिंगापुर के बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं। अपने जमाने में हम्म। सुना है बड़े तेज बॉलर हुआ करते थे। और छिक्के बहुत लंबे मारते थे, बहुत लंबी हिट्स बहुत बड़े मारते बात। क्वेश्चन है, जी। थोड़ी पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। 2020-21 के लिए जो पीसीबी ने अनाउंस किए हैं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइंद बात है कि इन हालात में जहां इवन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड्स हम्म। जो कि हम समझते थे कि बहुत ही फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, और वहां ये बातें हो रही हैं कि उनकी स्टाफ को ले ऑफ कर दिया जाए और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की अमाउंट्स को कम कर दिया जाए। बट इसके बरक्स पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो एक स्टेप आगे चला गया। उसने न सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर दिए, बल्कि लगता तो ये है कि जो उनकी कॉम्पनसेशन है वो पिछली दफा से भी ज्यादा है। तो थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या टेक है देखिए, इस हाँ, पर? ये तो बहुत खुशाइन बात है कि पीसीबी इतना स्ट्रांग है फाइनेंशियली कि वो ये सब कुछ कर रहा है। और अभी तक सुनने में आ रहा है कि एक साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीसीबी को फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, अगर एक साल तक भी लॉकडाउन हो तो। जबरदस्त है मेरा ख्याल। कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो मिसबा का रोल नजर आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में टीम को लेके जाना चाहते हैं। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स, काफी लोगों ने बहस भी की कि किसको मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए। मुझे जो एक चीज जो खटक रही है वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक नई कैटेगरी आई है, इमर्जिंग कैटेगरी। अब मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो उन प्लेयरों को मिलता है जो आप समझते हैं कि अगले एक साल तक आपकी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसमें इमर्जिंग कैटेगरी डालना काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि इससे आप कई प्लेयर्स अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में से उनको एक कैटेगरी से अलग कर रहे हो या उनको क्वालिफाई नहीं करने दे रहे, क्योंकि इमर्जिंग उसका नाम डाल दिया है। अगर इसको कैटेगरी डी कर देते या सी में ही मर्ज कर देते तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इससे अब वो हो गया है कि जी, जो प्लेयर्स इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अपने आप को वो इसमें आएंगे। अब एक लड़का फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे फवाद आलम जो है, वो इमर्जिंग कैटेगरी में मेरा नहीं ख्याल आ सकता है, क्योंकि वो पहले इतने साल खेल चुका है। तो काफी स्ट्रेंज बात है कि एलीट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इससे ऊपर और कोई लेवल नहीं होता, उसमें इमर्जिंग कैटेगरी मेरे हिसाब से तो सारे इमर्ज कर चुके होते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलता है। बिल्कुल, आइडियली यस। फवाद आलम जैसे प्लेयर जो कि सपोजिटली हमारी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी हैं, वो मिस आउट कर गए हैं, और उनकी जगह कुछ ऐसे प्लेयर्स इमर्जिंग कैटेगरी में आ गए हैं जो कि प्रॉबेबली इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 या ए टीम को रिप्रेजेंट करने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो ये बाजिद, अगर एक सवाल में ऊपर से हम्म। शुरू करें कैटेगरी ए से, जी जी। तो उसमें तीन लोग हैं और उसमें एक शाहीन अफरीदी का नाम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसने जितनी इम्प्रूवमेंट की है पिछले साल या 2 साल के अंदर, वो बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल पेस भी बढ़ गई है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है, और उनको बड़ी खुशी हुई देख के कि रिकग्नाइज किया पीसीबी ने और उन्हें कैटेगरी ए में डाला। हम्म। अब आपको क्या लगता है उनकी बॉलिंग के अंदर, क्या वो अभी एक कंप्लीट पैकेज की तरफ जा रहे हैं? हमें नजर आ रहे हैं अगले वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, हम एक्साइटेड होना शुरू हो जाएं, या अभी कुछ उन्हें और करना है? देखिए, मैं तो कंपैरिजन से थोड़ा दूर रहता हूं, क्योंकि फर्स्टली वो कंपैरिजन तब होता है जब वो उतनी क्रिकेट खेल लें, वसीम अकरम जितनी क्रिकेट खेल लें या उस लेवल तक पहुंच जाएं, क्योंकि हम बहुत जल्दी एक प्लेयर को ऊपर लेके जाते हैं। पाकिस्तान का तो ये आलम है कि 18वें फ्लोर पे लेके जाते हैं, उसके बाद ठक से गिरा देते हैं। जी। लेकिन खुशाइन बात तो है कि शाहीन ने बहुत इम्प्रूव किया, ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है। आई थिंक अभी भी उनको थोड़ी सी अपने रेpertoire में, जाहिर है एज प्रोग्रेस करेंगे तो रेpertoire इंक्रीज करेंगे, बाउंसर, स्लोअर बाउंसर, ये चीजें लानी पड़ेंगी। लेकिन जो असल बात है वो, इसको शाहीन को आपने अब हैंडल कैसे करना है। आपने उसको तीनों फॉर्मेट्स में भी खिलाना है, उसने पीएसएल भी खेलनी है। अगर पीएसएल की टीम में वो सिलेक्ट होता है तो आप ये नहीं कर सकते कि फ्रेंचाइज को बोलें कि जी इसको नहीं खिलाना, क्योंकि फ्रेंचाइज ऑब्वियसली उनका तो एक ही पीएसएल होता है विच दे वांट टू विन। तो आपने वो, उसकी बॉलिंग कितनी वो करेगा और कब तक वो फ्रेश रहेगा, वो बड़े तरीके से हैंडल करना है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को आती है
वो ये है कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है, मतलब ऐसा काउंटी स्ट्रक्चर नहीं है या स्टेट क्रिकेट नहीं है कि आप उसको रोक सकें, और क्योंकि दूसरी जो लीग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पैसा दे रही होती हैं, तो दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन। आपको बैठ के उसके साथ बात करनी होगी, ऑब्वियसली फाइनेंशियली उसको आपको ज्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि वो एक साल में कितने ओवर या एक सीजन में कितने ओवर करता है और कब तक वो फ्रेश रहता है और इंजरी फ्री रहता है। तो इसका मतलब है, इस बात से आप अग्री बिल्कुल करते हैं कि शाहीन आफरीदी हैज बिकम द लीडर ऑफ द पैक नाउ, और इवन जैसे आपने खुद बात की कि इमर्जिंग प्लेयर्स की ने कुछ हमारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स की जगह ली, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स के ऊपर शाहीन आफरीदी को रेट किया जा रहा है। जी राइट नाउ बिल्कुल उसको ऊपर रेट किया जा रहा है, और स्पेशली क्योंकि वो तीनों जस्टिफाइबली फॉर्मेट खेल रहा है। बिल्कुल जस्टिफाइबली तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और तीनों में वो आपको लीड करता है। आई थिंक पीएसएल में बहुत उसने जबरदस्त बॉलिंग की, इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज जहाँ पे आपके बॉलर्स बिल्कुल बेबस थे, वहां पे ये स्टैंड आउट किया है, इसकी बॉलिंग स्टैंड आउट की है। तो जाहिर है इस वक्त अगर आप ऑटोमेटिक चॉइस या फर्स्ट चॉइस आप देखें तो शाहीन अफरीदी ही बनता है, तो एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। लेकिन अब ऐसे ही होता है पाकिस्तान में कि शुरू में 2-3 साल एक प्लेयर बहुत उम्दा परफॉर्म करता है, बट सडनली वो गिर जाता है और नजर नहीं आता। हसन अली की आपकी मिसाल है, ऑब्वियसली कोई इंजरीज हैं, वो मुझे नहीं पता कि किस वजह से इंजरीज हैं या क्या हैं, लेकिन 1-2 साल पहले हसन अली वाज द लीडर ऑफ योर पैक, और लग ऐसे रहा था कि ये बॉलर जो है आपको एक साल कंसिस्टेंटली उसने आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट जिताई और ये बॉलर आपको आगे लेके चलेगा। तो इसी तरह आप शाहीन अफरीदी पे वो अब नजर सबकी है। सो वी हैव टू, मतलब एक प्लान होना चाहिए और परफेक्टली वो एग्जीक्यूट करें कि इस लड़के को, यस ही हैज टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स, यस, बट हाउ मेनी लीग्स और हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हिम एज अ फास्ट बॉलर। ये नहीं हो सकता कि उस पर इतना बर्डन किया जाए या उसको बिल्कुल ही बॉल हिम टू द ग्राउंड, तो वो आपको बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। ओके ओके, तो बाजिद सरफराज के बारे में सवाल ये है कि ऑब्वियसली उनको बी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसको क्या देखते हैं आप, एज ए लाइफलाइन उनके लिए देखते हैं? बिकॉज मोहम्मद रिजवान जो उनकी रिप्लेसमेंट है वो भी कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं रहे वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, उनकी भी कोई स्ट्राइक रेट ऐसी शानदार नहीं है, और सरफराज जो कि ऑब्वियसली बहुत अरसे तक एक टीम का रेगुलर पार्ट थे, उनको अभी भी नंबर 2 विकेट कीपर के तौर पे समझा जा रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं इनका फ्यूचर? देखें, उसके लिए लाइफलाइन ये है कि अभी तक रिजवान ने अपने आप को वाइट बॉल क्रिकेट में एस्टैब्लिश नहीं किया। प्रॉब्लम विद रिजवान इज ऑब्वियसली बैटिंग का प्रॉब्लम है, बाउंड्री हिटिंग का प्रॉब्लम है। मैं आज एलेक्स स्टुअर्ट का पढ़ रहा था, तो मिकी स्टुअर्ट बोल रहा है कि एलेक्स स्टुअर्ट इज अ वेरी गुड बैट्समैन एंड टू क्रिएट अ बैट्समैन इज मच मोर डिफिकल्ट देन टू क्रिएट अ विकेट कीपर। सो अ पावर हिटर नेचुरल होता है, उसमें कोई एबिलिटी होती है, उसको आप हार्नेस करते हैं। सो मेरा ख्याल सरफराज, यस, अभी तो उसके पास काफी साल हैं, वो आ सकता है वापस। मेरा ख्याल वनडे क्रिकेट में ही इज मच मोर केपेबल। T20 क्रिकेट में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है क्योंकि बाउंड्री फाइंडिंग इज इशू। अब ये आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रक्चरली वाइट बॉल में प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर आप बाकी टॉप टीम्स को देखें तो जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, क्विंटन डिकॉक, आपका केएल राहुल आजकल इंडिया के लिए वाइट बॉल में कीपिंग कर रहे हैं। तो ये लोग प्रॉपर बैट्समैन की तरह भी खेल सकते हैं, ये सिर्फ विकेट कीपर की तरह नहीं खेल रहे। तो आजकल मेरे ख्याल है टॉप टीम्स एक अलग से विकेट कीपर के लिए स्लॉट नहीं निकालती, एक टॉप बैट्समैन होता है जो कि कीपिंग भी करता है और अच्छी कीपिंग करता है। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल है सरफराज अभी के लिए ठीक है, क्योंकि कोई पीछे है नहीं, नजर नहीं आ रहा। शायद होपफुली जीशान अशरफ डेवलप हो बाद में और कोई आ जाए, लेकिन आपकी बात सही है कि ये कमी है। और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ हर चीज का इतना टैलेंट है क्रिकेट में, हमें विकेट कीपर क्यों नहीं मिल रहा। अब प्रॉब्लम विकेट कीपर बैट्समैन की है पाकिस्तान को, और मेरा ख्याल आपको स्पेशलाइज कोई कोच, जिस तरह अगर आप इंग्लैंड को देखें तो उनके पास ब्रूस फ्रेंच हैं जो स्पेशलाइज कोच है, प्रायर के साथ उन्होंने बहुत काम किया। इवन जैसे एलेक्स स्टुअर्ट के बाद जितने भी उनके कीपर आए वो दे वर मोर प्रोमिनेंट एज बैट्समैन। उनके पास बहुत अच्छे कीपर रहे जो उन्होंने नहीं खिलाए क्योंकि उनको बैटिंग में डेप्थ चाहिए थी। अब जॉश बटलर तो खैर आउटस्टैंडिंग है,
सो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम कीपिंग का ये है कि बिकॉज पिछले में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती रही है वो बॉलर फ्रेंडली या मीडियम पेसर्स फ्रेंडली रही है, तो कीपिंग डेवलप तब होती है जब आप स्टंप्स के आगे जाके खड़े हुए, तो इसलिए बस पीछे खड़े होके कीपिंग करते थे क्योंकि स्पिनर्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते थे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, ये देखना होगा कि आइदर दे गो फॉर अ कीपर लाइक रिजवान who is a very good keeper, but उसकी बैटिंग भी आप रिलाई नहीं कर सकते, तो देन यू मतलब आप अपनी टीम में पूरे ऑलराउंडर्स खिलाएं और रिजवान को एज जस्ट अ कीपर खिलाएं, जो कि दुनिया में नहीं हो रहा। और द अदर ऑप्शन इज कि आप ऐसे प्लेयर्स को देखें हु आर पावर हिटर्स हु कैन गेट द बाउंड्रीज, बट देयर कीपिंग नीड्स टू डेवलप, और उन पे फिर आप बाकायदा काम करें और बाकायदा उनको प्रोफेशनल हेल्प दें और कीपिंग उनकी इंप्रूव करें ताकि वो T20 क्रिकेट में फिट इन हो सके। मेरे ख्याल है कामरान अकमल एक उनमें से थे जिनको उनकी कीपिंग की वजह से ड्रॉप किया गया था, ऑल्दो उनकी बैटिंग जो है वो एटलीस्ट अगर हम T20 लीग्स की बात करें, PSL की बात करें, तो आई थिंक ही कम्स अक्रॉस एज द बेस्ट पावर हिटर अमंग द कीपर्स। तो वो एक, मगर मेरे ख्याल एज की वजह से शायद अब वो उनको कंसिडर नहीं किया जाता। जी, आउट ऑफ द कीपर्स कामरान अकमल अभी भी बैटिंग वाइज तो सबसे अच्छी बैटिंग वही करते हैं। ऐसे रहा है कॉन्ट्रैक्ट से और उससे कि शायद कामरान अकमल से मूव ऑन कर गया है पाकिस्तान क्रिकेट। आखिरी दफा जब उसको खिलाया था तो एज अ फील्डर खेले थे, जिसमें वो बिल्कुल फिट इन नहीं कर सके। मेरा ख्याल शायद उस प्रेशर से उनसे बैटिंग भी नहीं हुई थी। बात जब बैटिंग की हो रही है, तो अभी हमने जो PSL देखा है उसमें हैदर अली जो है उन्होंने स्टैंड आउट किया एज एन इमर्जिंग यंग बैट्समैन। और हम जब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो हमें कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर नजर नहीं आता, सारे हमारे रेगुलर बैट्समैन हैं, असद शफीक, हारिस सुहेल, अजहर अली, इफ्तिखार में भी वाइट बॉल। हैदर अली एक हमें ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं जो PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट बने हैं। तो डू यू सी हिम एज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन नाउ T20 11 में पाकिस्तान की? किस तरह से रेट करते हैं हैदर अली को? देखिए, हैदर अली एज अ वाइट बॉल क्रिकेटर तो काफी एक्साइटिंग है क्योंकि पावरफुल प्लेयर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला है, उसके बाद फर्स्ट क्लास में भी इसने रन्स किए हैं, बट एट द मोमेंट वो T20 और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए काफी मतलब एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है जो आपको नजर आया। और स्पेशली PSL थोड़ी सी ज्यादा क्योंकि टेलीवाइज होती है ज्यादा और ज्यादा प्रेशर होता है, तो उसमें आप जाहिर है उसको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए उसमें आप देखते हैं कि PSL से प्लेयर आएगा और वो मतलब आपने उसको पिक किया एंड राइटफुली सो। कई और ऐसे प्लेयर हैं, मतलब बैटिंग इतनी भी बेयर नहीं है आपके पास। ये मैंने भी बात की थी ज़ीशान अशरफ की, वो भी वाइट बॉल क्रिकेट का काफी डेंजरस प्लेयर है। हैदर अली आपने कहा कि इस वक्त वो मेरा बैकअप बैट्समैन होगा और जिस तरह, लेकिन उसको आप ये ना समझे कि वो नहीं खेलेगा क्योंकि टॉप ऑर्डर में वो खेलता है। और अभी बाबर आजम के अलावा टॉप ऑर्डर काफी शेकी है। फखर इतने फॉर्म में नहीं है जो कि पिछले साल वो थे, सो ही माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी उस तरह से, बट टू एक्सपेक्ट हिम टू मतलब पहले ही साल आके इतना मतलब इम्पैक्ट क्रिएट किया वो जरा अनफेयर होगा। बट वेरी प्रॉमिसिंग इन द वे कि उसकी स्ट्रोक प्ले जो है वो बहुत जबरदस्त है। चलिए बाजिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वैसे बातें तो क्रिकेट की ऑब्वियसली अगर हम करने पे आए तो कभी खत्म ना हो, हम पूरी रात बैठे रहें, मगर बाजिद बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करके, यही बड़ा मजा है। इंशाल्लाह दोबारा, इंशाल्लाह जी। ईद मुबारक in एडवांस, मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।